गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजय आईएएस की पीटी 365 जो कि साइंस एंड टेक की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 10 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है नासाज हेलियोफिजिक्स मिशन के बारे में। जानते हैं क्यों रहा न्यूज़ में। देखिए वजह ये थी न्यूज़ में रहने की कि नासा ने अप्रूव करे दो हेलियोफिजिक्स मिशंस को, मतलब दो हेलियोफिजिक्स मिशन को अप्रूव करा गया नासा के द्वारा एक्सप्लोर करने के लिए सन को और साथ में अर्थ के ऑरोरा को। अब आप कहेंगे कि मैम ये ऑरोरा क्या होता है। सबसे पहले स्पेलिंग जान लीजिए। स्पेलिंग है AURORA। ठीक है, ये कभी कभी आप इसको पोलर लाइट भी कह सकते हो। ये नदर्न लाइट भी हो गई, सदर्न लाइट भी हो गई। ये एक नेचुरल लाइट है जो डिस्प्ले होती है अर्थ के स्काई में, आसमान में, और ये आपको हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना। ये पता है क्यों होते हैं? ये डिस्टर्बेंसेस जो हमारे मैग्नेटोस्फेयर में होते हैं ना, सोलर विंड की वजह से, इस वजह से ऑरास देखने को मिलते हैं। अब देखिए हम कुछ बात समझेंगे मिशन के बारे में। मिशन क्या करेगा? ये मिशन यहाँ पे एक्सप्लोर करेगा सन को और सिस्टम को, जिसकी वजह से स्पेस वेदर जो है वो अर्थ के पास आती है। ठीक है, तो ये मदद करेगा साइंटिस्ट को समझने में सन और अर्थ को कि भाई कैसे ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। इस चीज को समझने में साइंटिस्ट की ये मदद करेगा। नेक्स्ट बात आती है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे अगर तो EUVST। ये सिस्टम क्या है पूरा समझते हैं। देखिए EUVST ये सोलर टेलीस्कोप है। क्या है? सोलर टेलीस्कोप है जो यहाँ पे स्टडी करेगी किस तरह से जो सन का एटमॉस्फेयर है, किस तरह से जो सूरज का एटमॉस्फेयर है वो सोलर विंड को रिलीज करता है और यहाँ पे इरप्शंस होते हैं। यहाँ पे सोलर मटेरियल निकलता है, सोलर मटेरियल के इरप्शंस होते हैं। अब मिशन को यहाँ पे सोलर सी के नाम से भी इसको जाना जाएगा। ठीक है, और इसे लीड कर रही है एक जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसके बारे में हमने पहले भी कुछ लेक्चर में पढ़ा है। अब देखिए सोलर विंड कैसे क्रिएट होती है। सोलर विंड यहाँ पे क्रिएट होती है आउटवर्ड एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा की वजह से। मतलब ये कलेक्शन होता है, प्लाज्मा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जब ये आउटवर्ड एक्सपैंड होता है तो इसकी वजह से सोलर विंड्स यहाँ पे क्रिएट होती हैं। और जब सन के कोरोना से, मतलब कोरोना क्या है? सन की सबसे बाहर की लेयर, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे बाहर की लेयर होती है कोरोना। और यहाँ पे क्या होता है? जब आउटवर्ड एक्सपेंशन होता है प्लाज्मा का, मतलब ये प्लाज्मा क्या है? कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जब ये आउटवर्ड एक्सपैंड होते हैं यहाँ से सन के कोरोना से, तो यहाँ पे सोलर विंड क्रिएट होती है। और सोलर विंड से पता है क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन में डिस्ट्रप्शन, मतलब डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती हैं, नेविगेशन में दिक्कत ला सकती हैं, या सैटेलाइट में भी दिक्कत दे सकती हैं। तो इस सब में डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप इस डायग्राम में देख लीजिए। सन की लेयरिंग है ये। सबसे बाहर के पार्ट को बोलते हैं कोरोना। उसके बाद बात करें तो क्रोमोस्फेयर, उसके अंदर वाले को फोटोस्फेयर बोलते हैं, उसके अंदर वाले को सब सरफेस फ्लोज बोलते हैं, उसके अंदर वाले को कन्वेंशन जोन बोलते हैं, उसके बाद ये गर्मा गर्म है रेडिएटिव जोन, और उसके बाद सबसे अंदर बोलते हैं इनर कोर। तो ये कुछ लेयरिंग है सन की। खैर अब इसके आगे बात करते हैं। बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोजेट Z-man इमेजिंग एक्सप्लोरर मिशन के बारे में। देखिए अब क्या है यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। EZIE के बारे में पूरा समझाऊंगी मैं। ये मिशन जो है ये स्टडी करेगा इलेक्ट्रिक करंट्स को जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में है। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको यहाँ पे ये स्टडी करेगा और इसको लिंक करेगा ऑरोरा के साथ में। किसके साथ में? ऑरोरा के साथ में, टू द अर्थ मैग्नेटोस्फेयर, जो अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर से है। अभी थोड़ा सा समझ लेंगे हम, थोड़ा सा ऑरा के बारे में और समझेंगे। पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं मैग्नेटोस्फेयर वगैरह के बारे में। देखिए मैग्नेटोस्फेयर जो है ना, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, वैसे ही मैग्नेटोस्फेयर भी एक लेयर है। यह ऐसा रीजन है जो कि स्पेस का है जो सराउंड करता है अर्थ को, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। समझो, यहाँ पे डोमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, बहुत ज्यादा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, रादर दैन इंटरप्लैनेटरी स्पेस
स्पेस। फिर समझिए, मैग्नेटोस्फीयर इज द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग अर्थ वेयर डोमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये जहाँ जहाँ उस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की है, ना कि कोई इंटर प्लेनेटरी स्पेस। तो ये होता है मैग्नेटोस्फीयर। और ये बनती है कब? जब यहाँ पे इंटरेक्शन होता है सोलर विंड का अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। जब सोलर विंड का यहाँ पे इंटरेक्शन होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से तो बनेगी मैग्नेटोस्फीयर। अब थोड़ा सा हम ना ये ऑरोरा के बारे में और समझ लेते हैं। वो तो मैंने एक डेफिनेशन टाइप की आपको बता दी थी। ऑरोराज बनते कैसे हैं पहले समझिए। ये जब एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, है ना, जो ये सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, जब ये इंटरेक्ट करते हैं, ये सोलर विंड के जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, फिर समझिएगा, ठीक है, जब ये इंटरेक्ट करते हैं एटम्स के साथ में अपर एटमॉस्फेयर के, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ऊपर का, ऊपर वाला अपर एटमॉस्फेयर है, जब उसके एटम्स के साथ में ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बनता है ऑरोरा। ठीक है, ये प्राइमरी हाई एल्टीट्यूड पे होता है दोनों ही हेमिस्फेयर के, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब जो ऑरोरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा उसको बोलेंगे ऑरोरा बोरेलिस, ऑरोरा पोलरिस, और या फिर नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं। और जो सदर्न में होता है ना, उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या फिर सदर्न लाइट्स बोलते हैं, है ना। तो मैंने शॉर्ट में तो पहले ही बता ही दिया था आपको। अब देखिए कोई दूसरे सोलर मिशंस भी हैं, जैसे कि आपका एक है जिसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर, फिर एक नासा का है पार्कर सोलर प्रोब, और इंडिया का जो है वो है आदित्य L1 मिशन। ठीक है, तो ये हमने कुछ पूरी तरीके से बात करी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। जानते हैं क्यों रहा ये खबरों में। तो वजह ये थी कि नासा के साइंटिस्ट ने रिसेंटली ऑब्जर्व करा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को। कहाँ पे करा? स्पेस में करा। पहली दफा करा गया एज पार्ट ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, मतलब BEC एक्सपेरिमेंट के दौरान अब्रॉड में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में था। तो भाई यहाँ पे इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व करा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को। तो क्या है ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, पहले हम ये समझते हैं। तो जो एग्जिस्टेंस है इस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स की, इसे हम लोग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, ये प्रिडिक्ट किया गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, बहुत पहले कर दिया गया था। और इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा अर्ली 1920s में ही कर दिया गया था, है ना। अब देखिए सॉलिड लिक्विड गैस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और प्लाज्मा भी पढ़ते आ रहे हैं। ये तो 4 स्टेट ऑफ मैटर है जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये तो भाई 4 तरह की चीजें हम पढ़ते ही आ रहे हैं। अब जो BEC है ये सुपर कूल्ड गैस है। ये फिर से जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स जो है ये सुपर कूल्ड गैस है दैट नो लॉन्गर बिहेव एज इंडिविजुअल एटम्स एंड पार्टिकल्स बट रादर एन एंटिटी इन अ सिंगल क्वांटम स्टेट। मतलब यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये ऐसी सुपर कूल्ड गैस है जो यहाँ पे इंडिविजुअल एटम्स नहीं है इसके अलग अलग, या पार्टिकल्स नहीं है, इसमें बिहेव नहीं करती। इसकी एक मतलब आप कह लो कि सिंगल क्वांटम स्टेट में रहती है। कोई इसके छोटे, हम लोग हमेशा देखते हैं ना कि इस गैस के कितने एटम्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ये सिंगल क्वांटम स्टेट में रहती है। और ये बनती कब है? जब एटम्स कुछ एलिमेंट्स के उनको इतना ठंडा कर दिया जाए कि एब्सोल्यूट जीरो हो जाए, मतलब 0 केल्विन या कह लो कि -273.15 सेल्सियस, अगर यहाँ तक आ जाएंगे तब ये बनेगी। और जब ये इस टेम्परेचर तक पहुंचते हैं तो एटम क्या हो जाते हैं? ये एक सिंगल एंटिटी बन जाते हैं विद क्वांटम प्रॉपर्टीज, जहाँ पे हर एक पार्टिकल यहाँ पे फंक्शन करता है, मतलब काम करने लगता है एज अ वेव ऑफ मैटर। मतलब हर एक पार्टिकल एक मैटर की तरह बन गया यहाँ पे। तो ये जो BECs हैं, ठीक है, ये एक्सट्रीमली फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मतलब कि जल्दी टूट सकती हैं, और स्लाइटेस्ट इंटरेक्शन है विद एक्सटर्नल वर्ल्ड इज इनफ टू वार्म देम पास देयर कंडेंसेशन थ्रेशोल्ड। मतलब जरा सा भी इसका इंटरेक्शन हुआ बाहर के वर्ल्ड से तो समझ लो इतना काफ़ी होगा इनको गर्म करने के लिए। बहुत ठंडे ना, इतना काफ़ी होगा इनका गर्म करने के लिए, और फिर ये कंडेंसेशन हो जाएगा। तो ये है। अब ये नियरली इम्पॉसिबल है साइंटिस्ट के लिए कि इनको अर्थ पे स्टडी करना। भाई अर्थ पे अगर ज़रा सा भी हुआ तो ऑब्वियसली होता है कि ये जरा सी बाहर की एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर पे गए तुरंत
कंडेंसेशन हो गया। तो जहाँ पे भाई अर्थ के अंदर तो ग्रेविटी इंटरफेयर करती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, और यहाँ पे इनको होल्ड करना इन प्लेस फॉर ऑब्जर्वेशन, तो ये तो फिर थोड़ा सा दिक्कत ही काम है यहाँ पे। तो बाहर हमने ये चीज़ देखने को मिली, बाहर हमें ये चीज़ समझ में आई, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। चलिए कुछ प्लाज्मा के बारे में जान लें। सॉलिड लिक्विड गैस तो हम बहुत बचपन से जानते हैं, थोड़ा सा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि हमारी प्लाज्मा है उसको समझते हैं। प्लाज्मा एक गैस की तरह होती है, बट इसके अंदर बच्चों पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, है ना, जिनकी लिटिल या फिर आप कह लो कोई भी नो ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज हो, बहुत ही कम इलेक्ट्रिक चार्ज हो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर या फिर ना ही हो। ठीक है, तो इसके अंदर ये सब कुछ देखने को मिलता है। और चार्ज आयन होने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज तो है ही है ना, या जो भी है आयंस तो है चार्ज, तो चार्ज आयन की होने की वजह से प्लाज्मा जो है वो हाईली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है। मतलब यहाँ पे ये अगर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। हालांकि गैस नहीं करती है लेकिन ये करता है क्योंकि इसमें चार्ज आयन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए ये रिस्पॉन्ड करता है मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अब प्लाज्मा जो होते हैं ना बच्चों, इनका कोई फिक्स शेप या कोई फिक्स वॉल्यूम तो होती नहीं है, बहुत ही डेंस भी कम होते हैं। सॉलिड से और लिक्विड से देखें तो इनकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, और प्लाज्मा ये बहुत ही कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है पूरे यूनिवर्स में। अगर हम बात करें तो 99% हमारा जो विजिबल यूनिवर्स है उसमें इन्हीं से ही बना हुआ है। प्लाज्मा जो है नेचुरली सन के अंदर देखने को मिलते हैं, कोर ऑफ द स्टार में होते हैं, क्वासर्स में, एक्सरे बीम जो कि एमिटिंग पल्सर्स या सुपरनोवाज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अर्थ के ऊपर बताऊं तो प्लाज्मा नेचुरली जो होते हैं ना, कहाँ होते हैं, फ्लेम्स में, ठीक है, लपटों में, लाइटनिंग में, ऑरोराज में, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। और प्लाज्मा जो है वो बनाए जा सकते हैं कैसे, आप अगर गैस को हीट कर रहे हो बहुत हाई टेम्परेचर पे तो आप प्लाज्मा बना सकते हो। एज व्हेन हीटेड, जैसे ही गर्म करोगे आप गैस को हाई टेम्परेचर पे, तो एटम जो कि गैस के होते हैं इधर या तो फिर गेन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, या लूज करेंगे, है ना, आयनाइजेशन तो होगा ही होगा, वो तो आप जानते ही होंगे, इतना तो बेसिक साइंस। अब यहाँ पे बेसिक्स, अब यहाँ पे बात करेंगे बीईसी के एक्सपेरिमेंट के बारे में, है ना। ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स का, ये एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन, दूसरा टेस्ट ऑफ जनरल रिलेटिविटी करा, उसके साथ यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब क्वांटम मतलब बहुत छोटा वाला, बिल्कुल छोटा वाला। ठीक है, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग फॉर सब सरफेस मिनरल्स ऑन मून या फिर दूसरे प्लैनेट बॉडीज के ऊपर, और उसके बाद सर्च करा डार्क एनर्जी और ग्रेविटेशनल वेव के लिए। तो ये सब कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा है इसके अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है एनुलर सोलर इक्लिप्स के बारे में। जानते हैं क्यों रहा न्यूज़ में। तो देखिए वजह न्यूज़ में रहने की तो ये है कि रिसेंटली एनुलर सोलर इक्लिप्स, उसके साथ समर सॉलिस्टिस, ये दोनों सेम दिन हो गए, सेम डे देखने को मिले। पहली बार ऐसा हुआ 19 ईयर्स में, 19 सालों में। तो देखिए यहाँ पे कुछ बात समझते हैं हम। सोलर इक्लिप्स क्या होता है पहले जानिए। देखिए सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून बीच में आ जाए सन के और अर्थ के, मतलब पृथ्वी के और सूरज के बीच में आ गया चंद्रमा, तो होता है ये सोलर इक्लिप्स। और ये न्यू मून वाले दिन होता है, मतलब अमावस्या की रात को आपको देखने को मिलेगा ये। अब देखिए जो लूनर इक्लिप्स होता है, ठीक है, ये काफी टाइम चलेगा, लेकिन अगर हम सोलर इक्लिप्स की बात करें तो ये सिर्फ कुछ मिनटों तक ही चलता है, देखने को मिलता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको कितने तरह के इक्लिप्स होते हैं, बट उसके पहले आपको हम कुछ लूनर नॉट्स के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए होता क्या है कि जो हमारा अर्थ है वो किसके चक्कर लगाता है, वो लगाता है सन के। और हमारा मून जो है वो किसके चक्कर लगाता है, वो लगाता है अर्थ के। तो अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है, और तो जो मून का जो ऑर्बिट है अर्थ के आसपास, ये टिल्टेड है, ये टिल्टेड है विद रिलेशन टू अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन। कितने डिग्री से, 5 डिग्री से, है ना। और इसमें 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जिसको एक को हम बोलते हैं असेंडिंग नोड और दूसरे को हम बोलते हैं डिसेंडिंग नोड। समझ गए। इसलिए मून अगर मान लो ऐसा होता है कि वो अर्थ के
और सन के बीच में भी आ जाए, और जो कि वो आता है हर एक न्यू मून वाले दिन वो आता है, लेकिन तीनों हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते, और इसी वजह से ये इक्लिप्स हर बार नहीं होता। ठीक है, ये जो नॉड्स हैं ये रोटेट करते हैं अर्थ के आसपास वंस इन 18 ईयर्स। ठीक है, एक बार, अगर मान लो 18 साल में एक बार ये ऐसे अर्थ के आसपास रोटेट करते हैं। और यही एक तरीका है कि अगर मान लो ऐसा हो जाए कि न्यू मून भी पड़ जाए, ठीक है, जब नॉड जो है वो अर्थ और सन के बीच में हो, ठीक है, नॉड भी हो अर्थ और सन के बीच में, न्यू मून भी पड़ जाए, और इससे क्या होगा, तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे और इक्लिप्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि कितने तरीके के इक्लिप्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे होते हैं कुछ 4 तरीके के इक्लिप्स। पहला होता है, नाम से ही समझते चलो भैया, पहला है आपका टोटल सोलर इक्लिप्स। अब टोटल सोलर इक्लिप्स का मतलब समझ रहे हैं कि पूरी तरीके से क्या हो रहा है। इमेजिन करिए कि सन पूरी तरीके से ढक गया है, बिल्कुल ये पूरी जो सन की डिस्क है वो एकदम काली पड़ गई है, इसको मून ने पूरी तरीके से ढक लिया है। समझे? तो अब मून कैसे ढक लेगा, इतना बड़ा तो मून है नहीं। देखिए बहुत ही एक रेयर चीज है ना, जो एक आप पर्टिकुलर लोकेशन से ही देख पाओगे, मतलब एक बार में एक ही लोकेशन देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि भाई पूरी तरीके से हो नहीं पाता, सिर्फ ये एक नैरो पाथ में काम होता है। अर्थ के सरफेस को ट्रेस कराता है बाय मून्स फुल शैडो या फिर अम्ब्रा के द्वारा। अब मैंने आपको बता दिया क्या है ना, कि मतलब पूरा यहाँ ढक जाता है। अब कहेंगे कि पहले पूरा कैसे ढक जाता है, कब होता है ये? देखिए होता है तो ये न्यू मून वाले दिन ही, और जो मून होता है वो नियर होता है पेरिजी के, PERIGEE। इसका मतलब होता है कि क्लोजेस्ट पॉइंट मून का जो अर्थ से है वहां पे मून प्रेजेंट होता है। समझे? अब कभी कभी ऐसा नहीं देखा है आपने कि अगर आप बहुत सारी आपने फोटोज देखी होंगी कि ताजमहल पीछे बना हुआ है और यहाँ पे एकदम कैमरे के पास आप खड़े हुए हो, तो आप जब इसको दिखाओगे, जब ताजमहल को दिखाओगे तो क्या होगा, ताजमहल एकदम छोटा सा लगता है ना, एकदम पकड़ लेंगे आप उंगली से, या कुतुब मीनार के ऊपर देखा चोटी पकड़ लेते हैं लोग। तो इससे क्या है कि दूर से देखोगे तो ढक सकते हो ना आप इसको। तो सेम ये कि मून अर्थ के बहुत पास होता है, मून इज और वेरी नियर टू द अर्थ, काफी क्लोज होता है, क्लोजेस्ट पॉइंट पे होता है अर्थ के। ये एक रीजन हो सकता है, न्यू मून वाले दिन होता है। और तीसरी बात ये कि मून इज एट और वेरी नियर आर लूनर मोड। ठीक है, इज एट अ लूनर मोड, मून जो है वो लूनर मोड में है और वही अर्थ भी है। और मून और सन जो है इसी के साथ यहाँ पे क्या हो गए हैं, एक साथ एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, नियरली स्ट्रेट लाइन उन्होंने बना दी है। ठीक है, ये एक वजह होती है इसके होने की। उसके बाद यहाँ पे जो है ये विजिबल होता है ओनली फ्रॉम अ स्मॉल एरिया ऑन अर्थ। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया से ही दिखेगा, पूरे अर्थ से सेम चीज देखने को नहीं मिलती है। और लोग जो इस चीज को देख पाते हैं ये सेंटर में होते हैं ऑफ द मून शैडो एज एंड व्हेन इट हिट्स द अर्थ। जब मून की शैडो यहाँ हिट करती है अर्थ को, तो ये लोग जो हैं वो सेंटर में होते हैं, तभी ये देख पाते हैं। तो पहला हमने आपको बता दिया टोटल सोलर इक्लिप्स के बारे में। अब दूसरी बात आती है पार्शियल सोलर इक्लिप्स के बारे में। तो ये क्या है, देखिए ये होता है जब सन, मून और अर्थ ये एग्जैक्टली एक लाइन में नहीं होते। ठीक है, अभी हम आपको उससे बता देंगे, इनमें से तो आप समझ जाओगे। ठीक है, ये सन को ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर कुछ एक काला काला जो है वो शैडो पड़ रहा है, तो ये है मानो सन। और अगर मान लो सिर्फ यहाँ पे ही शैडो पड़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। क्लियर है? और तीसरा जो है, तीसरा होता है एनुलर, जो हम ये पढ़ रहे हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स। अब इसमें क्या होता है, ये तब होता है जब एंगुलर डायमीटर मून का ये शॉर्ट पड़ जाए अर्थ सन से, है ना, और ये पूरा पूरा सन को कवर ही ना कर पाए तो हो जाएगा। अब देखिए सिंस मून पूरी तरीके से सन को पूरी तरह से तो कवर कर नहीं पा रहा जैसे वो टोटल सोलर इक्लिप्स में करता था, तो क्या लगता है देखने में कि ऐसा लगता है कि ये सन के ऊपर एक कोई काले रंग की डिस्क रख दी गई है, इससे रिंग ऑफ फायर है ना बन जाती है। एनल्स भी बोलते हैं, ANNULUS। अभी आपको समझाऊं कैसे। देखो ऐसे मान लो सन है, उसके ऊपर पूरा तो ढक नहीं पाया मून, लेकिन उसने इतना ढक दिया तो रिंग ऑफ फायर जैसा बन गया ना। तो यहाँ से सन चमक रहा है, अंदर पूरा पूरा ऐसे करके शैडो है। समझ गए? तो ये है। अब एनुअल सोलर इक्लिप्स अगर होना है तो 3 चीज तो होनी पड़ेंगी। पहली चीज ये कि न्यू मून को होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि मून जो हो वो वेरी नियर हो लूनर नॉड के।
ताकि जो सन हो, उसके साथ जो मून हो और जो अर्थ हो, वो तीनों एक ही लाइन में पड़े। और तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि जो मून है वो अपोजी के पास हो। अब पेरिजी का मतलब क्या था कि सबसे क्लोज होना अर्थ के, और अपोजी का मतलब क्या है कि फार्देस्ट पॉइंट जो कि अर्थ से होता है, सबसे दूर हो अर्थ से, ठीक है, ताकि इसका आउटर एज जो है सन का ये विजिबल हो। अब देखिए तीनों चीजें समझ में आ गए, तो बनेगा ये एनुअल सोलर इक्लिप्स। अब जो ड्यूरिंग वन ऑफ द फ्रेज ऑफ ASC, मतलब एक फ्रेज में, ड्यूरिंग वन ऑफ द फ्रेजेस ऑफ एनुअल सोलर इक्लिप्स, एक फिनोमिना होता है, फिनोमिना कहते हैं यहाँ पे बेलीज बीड्स, या देखिए BAILEYS, बेलीज बीड्स, BEADS, ठीक है, ये देखने को मिलता है। ये क्या होता है, ये एक बहुत ही पतला थिन फ्रैगमेंटेड रिंग होती है जो कि कॉज होती है बाय द पैसेज ऑफ सनलाइट थ्रू द रफ एज ऑफ द मून। अब क्या है, देखो इस तरह से ये है सन, अरे ऐसे ये सन है यहाँ बना बनाया। अब यहाँ पे बीच में एक काम करते हैं, फीलिंग देने के लिए ना इसको एकदम ब्लैक कलर की इंक में ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अब अंदर किस कलर का दिख रहा है, ये अंदर आपको सन के कलर का दिख रहा है ना। अब बाहर से क्या हुआ कि ऐसे करके मून ने इसको कवर कर लिया। अब कवर कर लिया, कवर कर लिया, कवर कर लिया, पूरा कवर कर लिया, लेकिन मामला क्या है, ये देखते चलते हैं। मामला क्या है, ये किनारे किनारे मुझसे गोल गोल नहीं बन रहा, उसके लिए सॉरी, रोटी भी मुझे गोल बनानी नहीं आती है। अब इतना कर लिया, किनारे किनारे देख सकते हैं आप कि ये चमक रहा है ना, देख रहे हैं ना, तो यही चीज को यहाँ पे बोल रहा है बेलीज बीट्स, ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इससे सनलाइट निकल रही है तो देखने को मिलेगी। ये एक लौता वक्त ऐसा होता है जब एक इंसान दो शैडोज देख सकता है हर एक चीज की, हर एक साइड से, और इस सनलाइट के अंदर, बिकॉज जो लाइट सोर्स है इस टाइम पे ड्यूरिंग एनुअलिटी इज जाइंट इल्यूमिनेटिंग रिंग, तो ये इस टाइम पे बहुत बड़ा होता है, और ये ऐसा टाइम है जब आप दो शैडोज दे सकते हो, हर एक चीज की दो शैडो आपको दिखेंगी, है ना, अगर आप सन में खड़े हो तो, सनलाइट में खड़े हो तो ये चीज है। और पार्शियल और एनुअल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे मालूम है क्या होता है, इन दोनों के टाइम पे ये काफी डेंजरस होता है सन को देखना। अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है तो आप सन को बिल्कुल भी ना देखें नंगी आंखों से, ये रिकमेंड किया जाता है। और अगर आपके पास प्रॉपर टेक्निक नहीं है तो, अगर प्रॉपर मेथड का आपने यूज़ नहीं करा, प्रॉपर इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करा इसको देखने के लिए, तो आप ऐसा हो सकता है कि आप परमानेंट डैमेज कर दें अपनी आँख को, बहुत सारा विजन लॉस तक हो सकता है, ऐसा ऐसा हो जाएगा आपके साथ में। और चौथा और आखिरी इक्लिप्स होता है हाइब्रिड इक्लिप्स, HYBRID, हाइब्रिड इक्लिप्स। ये काफ़ी रेयर इक्लिप्स है, जहाँ पे क्या होता है कि जो इक्लिप्स है ये विल ओनली बी एनुलर फॉर द फर्स्ट फ्यू सेकेंड, मतलब जो एक्लिप्स होगा, जो ग्रहण पड़ेगा, वो मतलब ग्रहण बोलते हैं हिंदू धर्म में, खैर ये एनुलर रहेगा, स्टार्टिंग के कुछ सेकंड तक तो एनुअल रहेगा, और उसके बाद ये टोटल इक्लिप्स बन जाएगा। मतलब पहले तो ये एनुअल रहा, ठीक है, हाइब्रिड में तभी तो दो चीज दिखा रहा है, और उसके बाद ये धीमे 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 पूरा कवर कर लेगा। तो ऐसा कुछ होता है हाइब्रिड। तो चार तरह के मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए एक वीडियो बनाई भी थी मैंने, कुछ गलती वलती हो गई तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एक अलग की बात है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन्स कोरोना, जानते हैं क्यों रहा न्यूज़ में। देखिए वजह ये थी कि ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन्स कोरोना ये पहली बार मेजर करी गई। अच्छा भाई, इंटरेस्टिंग बात है, जानते हैं न्यूज़ के बारे में कुछ और खबर। तो पहली चीज तो कि कोरोना क्या होती है, कोरोना मैंने आपको बताया था कि आउटर लेयर होती है, सबसे ज्यादा बाहरी वाली आउटर मोस्ट लेयर जो सन की एटमॉस्फेयर की होती है, इसे कोरोना कहते हैं। बहुत गर्म होती है, डिफ्यूज और हाईली आयनाइज, जिसके अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं ना इसको, प्लाज्मा होता है। और सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये गवर्न करती है बहुत सारे एस्पेक्ट को सन के बिहेवियर के, जैसे कि सच एज 11 ईयर सोलर साइकिल, सोलर इरप्शंस वगैरह, ये सारा का सारा गवर्न करा जाता है सन की मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि जो सोलर मैग्नेटिक फील्ड थी इनको मेजर करा जाता था सिर्फ सन के सरफेस से, मतलब फोटोस्फीयर से, सिर्फ और सिर्फ फोटोस्फीयर से ही अभी तक मेजर कर रहे थे। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना पूरे ही एटमॉस्फेयर की सन की, इसकी ज़रूरत काफ़ी पड़ती है। क्यों पड़ती है, अगर हमें समझना है कि आखिरकार सोलर प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड में आखिरकार क्या मामला क्या चल रहा है, ठीक है, तो अगर इसके समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन्फॉर्मेशन ले पूरे एटमॉस्फेयर की सन की। और रिसर्चर्स ने टेक्निक का यूज़ करा, जिस टेक्निक का नाम है कोरोनल सीस्मोलॉजी, ठीक है, सीस्मोलॉजी।
इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटो सीस्मोलॉजी। ठीक है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको मैगजीन ना उठानी पड़े। ठीक है, रिसर्चर्स ने टेक्निक का यूज करा कोरोनल सीस्मोलॉजी एंड मैग्नेटो सीस्मोलॉजी इस कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए। और ये मेथड यूज करता है मैग्नेटिक वेव्स का। किसका यूज करता है? मैग्नेटिक वेव्स का यूज करता है, जिससे हम लोग बोलते हैं एल्फवेन वेव्स। ठीक है, ये ऑब्जर्व करता है कि टू ट्रैवल अलोंग विद द मैग्नेटिक फील्ड दैट आर ऑब्जर्व टू ट्रैवल अलोंग विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो वेव्स हैं, ठीक है, ये ट्रैवल करती हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। ठीक है, तो ये मेजर करने में काम आती हैं। स्पेलिंग देख लीजिए ALFVEN, और उसके बाद तो खैर वेव्स लिखा हुआ है। अब ये स्टडी ने पहली दफा ऐसा हुआ, ये स्टडी पहली बार थी कि जो ग्लोबल मैप है कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड का, ये हम पा सके पूरी तरीके से। इस स्टडी में ये पहली बार ऐसा देखने को मिला हमें। ये स्टडी यहाँ पे मदद करेगी हमें समझने में कि आखिरकार क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से कोरोना इतना ज़्यादा गर्म है। ठीक है, बाहर की जो लेयर है वो इतनी ज़्यादा गर्म है। ये स्टडी हमें मदद करेगी बात को समझने में। हालांकि आप जानते हैं कि फोटोस्फेयर ठंडा है, मतलब इज कूलर देन द इंटीरियर। दो द फोटोस्फेयर इज कूलर देन द इंटीरियर। तो भैया कोरोना इतना गर्म क्यों है? मतलब कोर जो सन का है, अगर हम बोले तो ये करीब 15 मिलियन डिग्रीज इतना गर्म है। फोटोस्फेयर सिर्फ 5700 डिग्रीज गर्म है। ऐसा क्यों? और कोरोना की बात करें अगर सबसे बाहर, तो भैया ये 1 मिलियन डिग्री है या उससे ज्यादा है। तो ऐसा क्यों देखने को मिल जाता है, ये चीज यहाँ पे समझ पाएंगे हम। दूसरी बात, ये स्टडी मदद करेगी हमें मैकेनिज्म ऑफ इरप्शंस ऑफ द सन। कैसे, किस तरीके से इरप्शन होता है सन में, जैसे कि सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शंस जो होते हैं, इन सबको समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा डायग्राम। ये कोरोना है, बाहर वाला देखो ये चमक रहा है इस तरीके से। तो भैया ये कैसे जो है ये इतना गर्म है? फोटोस्फेयर ठंडा है इससे। ठीक है, सन स्पॉट ये कहलाते हैं, क्रोमोस्फेयर ये कहलाता है, कोरोनल होल ये कहलाएगा, कोर एरिया तो भैया बहुत ही गर्म है, रेडिएटिव जोन इसकी ये आती है, प्रोमिनेंस यहाँ देख लो भाई, कन्वेंशन जोन यहाँ देख लो भाई। इस तरीके से है पूरा सन अपना। अब यहाँ पे थोड़ी सी रिलेटेड न्यूज़ जान लेते हैं। क्या है रिलेटेड न्यूज़ में, समझिएगा। सोलर साइकिल 25 ये शुरू हुई दिसंबर 2019 में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज हॉट गैस। सन एक बहुत बड़ी, सूरज जो है बहुत बड़ी गेंद है इलेक्ट्रिकली चार्ज गर्म हवा की, हॉट गैस की। और ये जो चार्ज गैस है ना, ये मूव करती है। इससे क्या होता है कि पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये जो गैस जब मूव करती है तो एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होती है। और सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चलती है थ्रू द साइकिल, जिसे हम लोग सोलर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर साइकिल। हर एक 11 सालों में या उससे कह लो आसपास, सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंप्लीटली फ्लिप कर जाती है। इसका मतलब ये है कि जो सन का नॉर्थ है और जो साउथ पोल है, ये एक दूसरे से अपनी अपनी प्लेसेस बदल लेते हैं, स्विच कर लेते हैं। समझे? अब साइंटिस्ट ने यहाँ पे सोलर साइकिल को ही ट्रैक करा है, इस देखिए इस सन स्पॉट का यूज करके। इससे पता चल जाएगा ना ऊपर नीचे कहाँ क्या हो रहा है। तो इसका यूज करके एक एरिया ऐसा है ना सन स्पॉट पे जो डार्क डार्क है सरफेस के ऊपर, ये रिलेटिवली ठंडा होता है। अगर आप इसके आसपास के एरिया से देखो तो ये थोड़ा सा ठंडा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि लगा हो तो बर्फ लगी होगी आसपास भी पहुंच नहीं सकते हो, है ना। तो ये थोड़ा सा आसपास के एरिया से ठंडा होता है। और सोलर साइकिल की जो अगर हम शुरुआत करें तो सोलर मिनिमम होती है। बिगिनिंग ऑफ अ सोलर साइकिल इज अ सोलर मिनिमम। या आप कह लो कि जब सन जो है वो लीस्ट, इसके पास अगर लीस्ट सन स्पॉट है, सबसे कम अगर सन स्पॉट है, तो समझ लो यहाँ पे सोलर साइकिल की शुरुआत हो गई है। और वक्त के साथ साथ क्या होता है, सोलर एक्टिविटी और नंबर ऑफ सन स्पॉट ये बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब मामला यहाँ पे ये है कि जो सोलर साइकिल है उसके टाइम पे जो बड़े बड़े इरप्शंस होते हैं सन के ऊपर, ये एक मेजर इफेक्ट डालते हैं रेडियो कम्युनिकेशन पे, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम मतलब जीपीएस के ऊपर, जीपीएस की कनेक्टिविटी के ऊपर, पावर ग्रिड्स के ऊपर, सैटेलाइट्स के ऊपर, ये सब के ऊपर अच्छा खासा जो है वो इफेक्ट डालते हैं। तो ये हमने कुछ बात करी किस तरीके से कैसे पता करा जा रहा है इसके बारे में। बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या था? डिस्कवरी ऑफ पल्सर।
जानते हैं न्यूज़ में क्यों रहा? तो पल्सर बाइक की बात नहीं हो रही है। हुआ क्या है कि रिसेंटली रॉयल सोसाइटी ने पर्दा उठाया एक नई पोर्ट्रेट से एस्ट्रोफिजिस्ट डेम जोसेलिन बेल बर्नल, जो जिन्हें यहाँ पे क्रेडिट दिया गया है कि इन्होंने पल्सर्स को डिस्कवर किया था 1967 में। देखिए इतना जो खतरनाक नाम है, ये नाम आपको मैगजीन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी या फिर इनकी वेबसाइट से भी ऑफिशियली। और या तो फिर अपनी नज़रें उठा के ज़रा देख लीजिए एक बार, स्क्रीन पे दिया हुआ है नाम वाई लिखा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इनको भाई कहा गया। अब जो डिस्कवरी है वो रिकॉग्नाइज करी गई थी, रिकॉग्नाइज करी गई बाय अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1974 में करी गई थी। दैट वाज शेयर्ड बाय 2 प्रोफेसर। इस नोबेल प्राइज को फिजिक्स में उस समय 2 प्रोफेसर ने शेयर किया था। एक का नाम था एंटनी हेविश, बर्नल्स सुपरवाइजर थे ये, और दूसरों का नाम था मार्टिन राइल, RYLE, ठीक है। तो इन दोनों ने उस समय शेयर किया गया था। अब बात आती है कि मैम ये तो बड़ी बातें आप कर रही हैं, थोड़ा सा पल्सर्स के बारे में तो बताइए, क्या है क्या जिनके बारे में मिला जा रहा है सबको अवार्ड अवार्ड। देखिए पल्सर्स जो होते हैं वो रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। मतलब जल्दी 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 रोटेट कर रहे होंगे, ऐसे कि न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जो यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस जो है वो अपने से निकालते हैं, एमिट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक होते हैं। इनकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये 100 मिलियन टाइम्स होती है टू 1 क्वाड्रिटिलियन, मतलब 1 मिलियन बिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो सकती है हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। मतलब समझ रहे हो, जितनी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है उसके 100 बिलियन टाइम्स तो हो सकता है कि मिलियन बिलियन टाइम्स हो जाए, ठीक है। 100 मिलियन है, 100 मिलियन बिलियन तक हो जाए, इतनी दूर तक पहुंच जाए, हम लोग क्वाड्रिलियन बोलते हैं। अब जो पल्सर्स हैं ये लाइट को रेडिएट करते हैं मल्टीपल वेवलेंथ में, अलग अलग वेवलेंथ में करते हैं, फ्रॉम रेडियो वेव्स ऑल द वे अप टू गामा रेज। जो मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म है लाइट का हमारे यूनिवर्स में, मतलब रेडियो वेव से अगर हम कहें तो गामा रेज तक सब कुछ ये यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ में ये रेडिएट करते हैं लाइट को। साथ में जो बीम है रेडियो वेव्स की जो पल्सर निकालते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये मे नॉट पास थ्रू द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप। ऐसा भी हो सकता है कि ये ना पास करे फील्ड ऑफ व्यू से, मतलब जो अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप है उसकी जो है फील्ड से ना हो सकता है पास करे, जिससे एस्ट्रोनॉमर जो है वो उसको नहीं देख पाए। ऐसा भी हो सकता है कि ना देख पाए ये अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप से इसको। साइंटिस्ट ने पल्सर्स का यूज करा क्या करने के लिए? एक्सट्रीम जो स्टेट्स होती है ना मैटर की, एक्सट्रीम स्टेट्स ऑफ मैटर को यहाँ पे समझने के लिए, ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने के लिए, सर्चेस के लिए, प्लैनेट्स की जो कि अर्थ के सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट हैं उनको सर्च करने के लिए, मेजर करने के लिए कॉस्मिक डिस्टेंसेस को, तो ये साइंटिस्ट ने पल्सर्स का यूज़ करा। अब इसी के अंदर थोड़ा सा और अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स और मैग्नेटर्स, तीनों की अगर मैं बात बताऊं तो न्यूट्रॉन स्टार्स ये बनते हैं जब एक बहुत बड़ा मैसिव स्टार, बहुत बड़ा स्टार जो है वो आउट ऑफ फ्यूल हो जाए या फिर कोलैप्स हो जाए, खत्म हो जाए, तो बनेंगे न्यूट्रॉन स्टार्स। और जो कोर होता है स्टार का, जो कोर होता है स्टार का, अगर ये कोलैप्स हुआ तो क्या होगा? क्रशिंग टुगेदर एवरी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनटू अ न्यूट्रॉन। अभी क्या होता है, हर एक प्रोटॉन और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो आपस में लड़े पड़े और यहाँ पे सब क्या हो गए, यहाँ पे न्यूट्रॉन बन गए। अब अगर कोर जो की है कोलैप्सिंग स्टार का, मतलब जो स्टार बड़ा वाला ये कोलैप्स हुआ है, अगर इसका कोर जो है ये बिटवीन है अबाउट 1 to 3 सोलर मासेस, अगर ये 1 से लेकर 3 सोलर मासेस में है तो ये न्यूली क्रिएटेड न्यूट्रॉन्स जो हैं ये कोलैप्स होना बंद हो जाएंगे और पीछे क्या छूट जाएगा, इनसे क्या निकलेगा, इनसे निकलेगा न्यूट्रॉन स्टार। स्टार अब ऐसे जिनका जिनका वेट ज़्यादा है, जिनका पास हायर मासेस हैं, ये यहाँ पे कोलैप्स होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे स्टेलर मास ब्लैक होल्स में। तो मैंने ये आपको पहले बताया है बहुत अच्छे से कि पूरा एवोल्यूशन कैसा होता है स्टार का, ठीक है। तो उसको आप पहले वाले देखेंगे, शायद इसमें ही पहले टॉपिक है या पिछले वाले लेक्चर में, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब उसके बाद बात आती है मैग्नेटर। ये एक अलग तरह का न्यूट्रॉन स्टार होता है। क्या? मैग्नेटर। ये एक टिपिकल न्यूट्रॉन स्टार है। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ट्रिलियंस ट्रिलियंस गुना ज्यादा है हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। अरे भाई क्या बताना चाहते हो? ट्रिलियन बिलियन, ठीक है यार, ठीक है, अर्थ की आवृत्ति तो समझ लो ना कि जो है ट्रिलियंस गुना ज्यादा है। खैर, हालांकि मैग्नेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अनदर
1000 टाइम्स ज़्यादा देखने को आपको मिल जाएगी। तो मतलब एक दूसरे से कंपटीशन चला जा रहा है। तो हमने ये आपको बात थोड़ी सी बता दी। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका न्यूट्रॉन स्टार है, नॉर्थ पोल साउथ पोल इसका इस तरीके से रोटेशन एक्सिस ये घूमे पड़ा। ये देखिए ऐसे 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 घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ये निकल रही है यहाँ से, रेडियो वेव्स यहाँ से निकल रही है। मॉडल है ये पल्सर का, ठीक है। ये यहाँ से इस तरीके से घूमता रहता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इतनी बात समझ में आई। बढ़ा जाए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है फर्स्ट पोटेंशियल रेडियो सिग्नल फ्रॉम एक्सोप्लैनेट। क्या है समझते हैं, न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए हुआ क्या कि रिसेंटली एक पोटेंशियल रेडियो सिग्नल को कलेक्ट किया गया, पहली दफ़ा कलेक्ट करा गया एक एक्सोप्लैनेट सिस्टम से, करीब 51 लाइट ईयर्स जो दूर था हमारे सोलर सिस्टम से। तो भैया ये तो बात आती है बहुत खतरनाक, लेकिन हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सोप्लैनेट किस चिड़िया का नाम है। देखो भाई, एक्सोप्लैनेट ऐसे प्लैनेट होते हैं जो स्टार्स के आसपास घूम रहे हैं अदर देन सन। देखो सन एक लौता स्टार तो है नहीं, वैसे बहुत सारे स्टार्स हैं यूनिवर्स के अंदर, तो उसके आसपास घूम रहे होते हैं, किसी ना किसी स्टार के आसपास घूम रहे होते हैं। काफ़ी हार्ड होते हैं, इनको डायरेक्टली आप टेलीस्कोप से तो नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये जो स्टार की लेयर है, ब्राइट लेयर है, उसमें कहीं छुपे होते हैं। जब ये ऑर्बिट करेंगे तो मान लो कि ये है स्टार, अभी नाच रहे इस तरीके से, हम यहाँ से मान लो देख सकते थे, अब ये यहाँ पहुँच गए तो थोड़ी ना देख पाएंगे इनको, तो देखना बड़ा मुश्किल होता है। अब कुछ एक्सोप्लैनेट्स जो अभी तक डिस्कवर करेंगे उनकी बात करें तो एक है हमारा सुपर अर्थ। ला ला ला, सुपर अर्थ ये एक एक्सोप्लैनेट है। ये अर्थ के साइज का है, बट इसका भार ज्यादा है, अर्थ से मास में अर्थ से ज्यादा है, और यहाँ पे लेस देन अ लार्जर प्लेनेट लाइक यूरेनस और नेपट्टून, तो उससे यहाँ पे थोड़ा छोटा है। दूसरा बात करें तो वो आता है बाद में भाई केपलर, 1 सेकेंड, केपलर 1649c, ठीक है। क्या है ये अर्थ के साइज का एक्सोप्लैनेट है जो कि 300 लाइट ईयर्स दूर है। रिसेंटली डिस्कवर किया गया डेटा के एक नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से, जो ये टेलीस्कोप 2018 में रिटायर हो गया है। खैर ये हमको बता के गया था इसके बारे में। फिर एक है K218b, ये कहें तो 8 गुना ज़्यादा भारी है अर्थ से, और ये रेड ड्वार्फ स्टार है एक, जो कि 124 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से, उसके आसपास ऑर्बिट करता है। ये लियो कॉन्स्टेलेशन के अंदर पाया जाता है। उसके बाद WASP-76b, ये क्या है, ये एक 640 लाइट ईयर्स है हमारे अर्थ से, बहुत दूर हो गया। उसके साथ यहाँ पे फॉर्मल हॉट बी की बात करें, ये वन ऑफ द फर्स्ट एक्सोप्लैनेट है जिसे डिस्कवर किया गया था पहले, और रिसेंटली ये कंफर्म करा गया कि ये क्लाउड ऑफ डस्ट है, कोई एक्सोप्लैनेट नहीं है, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े जाइंट से होते हैं ना कि बंदा समझ भी नहीं पाता, साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाते। तो ऐसी ये कुछ हमने यहाँ पे इसके बारे में बात कर ली। अब देखिए ये तो हमने आपको बता दिया कि एक्सोप्लैनेट क्या है, लेकिन यहाँ जो खबर चल रही थी उसके बारे में और बता दें कि न्यूज़ में क्या है और बात। तो एमिशन बर्स्ट वर अनकवर्ड फ्रॉम द ताऊ बूट्स स्टार सिस्टम विच कंटेन्स अ बाइनरी स्टार सिस्टम एंड एन एक्सोप्लैनेट। देखिए न्यूज़ क्या थी पहले यहाँ पे समझ लीजिए। ये थी ना कि पोटेंशियल रेडियो सिग्नल को कलेक्ट किया गया है पहली दफ़ा एक्सोप्लैनेट सिस्टम से, और जो हमसे ये 51 लाइट ईयर्स दूर है हमारे सोलर सिस्टम से। तो न्यूज़ में यही है कि जो एमिशन बस्ट हुआ ये यहाँ पे अनकवर हुआ फ्रॉम द ताऊ बूट्स, TAU ताऊ बूट्स स्टार सिस्टम से, जिसके अंदर बाइनरी स्टार सिस्टम था और एक्सोप्लैनेट था। और एक्सोप्लैनेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने ऑब्जर्व करा तो हमें मदद मिलती है, एस्ट्रोनॉमर्स को मदद मिलती है ये पता लगाने में कि प्लैनेट के अंदर क्या है, उसके एटमॉस्फेयर में क्या प्रॉपर्टीज हैं, एज वेल एज जो स्टार प्लैनेट इंटरेक्शन, मतलब स्टार और प्लैनेट जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं इनकी क्या फिजिक्स है, ये सब मदद करता है। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट की, जो अर्थ के जैसे दिखने वाले एक्सोप्लैनेट हैं उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें यहाँ पे मदद कर सकती है ये चीज़ समझने में कि भाई अपना खुद का एटमॉस्फेयर, सोलर विंड, कॉस्मिक रेज, साथ में प्लैनेट को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक लॉस से, सब कुछ मदद कर सकती है। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं प्रोटेक्ट करती है हमें ना सोलर विंड के जो खतरे हैं उससे, और प्लैनेट को यहाँ इंसानों के रहने लायक बनाती है। तो इसलिए हमारा एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे आने वाले समय में हम इसको जो है वो यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये टॉपिक।
If you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfires, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much. Have a wonderful day ahead. Take care.